स्टॉक जो है और उसमें जो तेजी का मोमेंटम है वो ध्यान खींच रहा है और ये है एनआईआईटी। जी हाँ, आज 20% का सर्किट लगा है स्टॉक में। आखिर इस तेजी की वजहें क्या हैं? आखिर क्यों इतना भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है? वरुण दुबे से जानते हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरुण बताएं, आखिर इस तेजी की वजह क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, एनआईटी लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में जो अच्छी खासी तेज़ी हुई है उसका कारण है इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में या फिर इस कंपनी में बड़े निवेशकों की एंट्री। अब देखिए, शुक्रवार को इस स्टॉक में करीब 35 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए थे और उसमें बाजार के दिग्गज निवेशक रमेश धमानी ने 127.5 के भाव पे करीब 8 लाख शेयर्स स्टॉक में जो है वो खरीद लिए हैं। अब देखिए, इसके पहले अगर आप देखेंगे तो जून तिमाही में इनका नाम जो है बड़े शेयर होल्डर्स में नहीं था, लेकिन अब इनकी एंट्री जो है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। करीब आधा % के आसपास का हिस्सा जो है इन्होंने इस कंपनी में खरीदा है। अब देखिए कि इनके अलावा काफ़ी सारे और बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इस कंपनी में ऑलरेडी स्टेक रखते हैं, जैसे कि निपॉन लाइफ एएमसी का करीब 8.2% के आसपास का हिस्सा है, मैराथन एज इंडिया फंड का 3% के आसपास का हिस्सा है, एमआईटी का करीब 6% के आसपास का हिस्सा जो है वो इस कंपनी में ऑलरेडी है। और काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जिसके कारण बड़े फंड्स और बड़े निवेशक जो है इस कंपनी में बाइंग कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप इस कंपनी के नतीजे देखेंगे तो जून तिमाही के नतीजे अच्छे थे और FY25 के लिए अगर आप देखेंगे तो 380 से 400 करोड़ रुपए के आसपास की आय का जो है वो अनुमान ये कंपनी लगा रही है। कंपनी में मैनेजमेंट बदलाव भी हो रहे हैं जो कि अच्छा माना जा रहा है। और हाल ही में आपने देखा था कि बजट में स्किल इंडिया के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास के बजट का ऐलान हुआ था और अगले 5 साल में 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने की बातें हुई थी और ये सब जो है वो इस कंपनी के लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आज तो स्टॉक में तेज़ी है, लेकिन इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेज़ी स्टॉक में देखने मिली है। पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो 90% से ज़्यादा की तेज़ी जो है ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है। तो वैसे ही फंडामेंटल्स अच्छे थे और अब बड़े निवेशक और खासकर रमेश धमानी का नाम सामने आना इस स्टॉक में खरीदारी के लिए, उसके चलते आपने देखा स्टॉक में अच्छी खासी 20% का अपर सर्किट देखने मिला। शुक्रिया करेंगे वरुण आपका इस अहम जानकारी के लिए। वैसे तेजी का मोमेंटम एक और शेयर में है और ये है होनासा कंज्यूमर। इस वक्त लगभग 10.5% की तेजी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। होनासा कंज्यूमर में एक वक्त पे 12% तक भी ये ऊपर गया था। आखिर इस रिकॉर्ड ऊंचाई की वजह क्या है? मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक बताएं, आखिर होनासा कंज्यूमर में तेजी के ट्रिगर्स कौन से हैं? जी प्रशांत, होनासा कंज्यूमर के लिए देखिए ट्रिगर आया है एक एनसीएलटी चंडीगढ़ से। एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ ने एक ऑर्डर दिया है जो कंपनी के पक्ष में है और उसके बाद हमने देखा कि शेयर ने जबरदस्त तेजी के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल दो कंपनियों के अमेलगमेशन को एनसीएलटी ने मंजूरी दी है। उन कंपनीज का नाम है जस्ट फॉर किड्स और फ्यूजन कॉस्मेस्यूटिक्स। इनका होनासा में विलय होगा। आपको बता दें कि जस्ट फॉर किड्स सर्विसेज की 2010 में शुरुआत हुई थी और ये बच्चों से रिलेटेड ये कंपनी है। प्ले स्कूल या फिर स्कूल, हॉबी स्कूल, स्पोर्ट्स क्लासेस, फन इवेंट, समर कैंप की जानकारी इसके जरिए मिलती है। वहीं अगर हम इसके कारोबार की बात करें तो दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में इनका काम फैला हुआ है और इन एरियाज के लिए ये कंपनी जानकारी देने का काम करती है। दूसरी तरफ फ्यूजन कॉस्मेस्यूटिक्स जो कंपनी है वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स डेवलप करती है और उनकी मार्केटिंग करती है। तो ये इसी सेगमेंट की कंपनी जिसमें होनासा भी ऑपरेट करती है। दरअसल 19 अप्रैल को होनासा कंज्यूमर के बोर्ड ने इन दोनों कंपनियों के अमेलगमेशन को मंजूरी दे दी थी और उसके बाद ये मामला एनसीएलटी में गया था। तो ये एक ट्रिगर बन रहा है। लेकिन अगर हम बाकी होनासा के आगे के ट्रिगर्स की बात करें तो आप देखिए कि नतीजे बड़े सॉलिड कंपनी ने दिए थे। पहले तिमाही की अगर हम बात करें तो मुनाफे में करीब 62% के आसपास का और आय में भी ठीक ठाक ग्रोथ हमने देखी थी। ब्रोकरेज भी उसके बाद बुलिश हुए थे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई थी और गोल्डमैन सैक्स ने 570 रुपए का टारगेट दिया था होनासा कंज्यूमर के शेयर के लिए। हालांकि अब ये जो टारगेट है ये बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया है क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 550 रुपए के आसपास होनासा कंज्यूमर का शेयर कारोबार कर रहा है। कंपनी ने FY25 में 20% के रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद जताई है। एक और राहत की खबर आई थी कोर्ट के जरिए ही। दिल्ली हाई कोर्ट ने दरअसल आरएसएम जनरल ट्रेडिंग के खिलाफ कंपनी के पक्ष में फैसला दिया था। आरएसएम जनरल ट्रेडिंग जो कि कंपनी की ही डिस्ट्रीब्यूटर है, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटरशिप उसकी बंद कर दी थी और आरएसएम जनरल ट्रेडिंग ने आरोप लगाया था कि गैर कानूनी ढंग से उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को बंद किया गया है और इसके खिलाफ वो इसके बाद होनासा कंज्यूमर कोर्ट गई थी जहां पर
आरएसएम जनरल ट्रेडिंग को ये ऑर्डर दिया गया है कि वो दुबई में उन्होंने जो केस किया है उसको वापस ले लें। तो ये कुछ ट्रिगर्स बन रहे हैं होनासा कंज्यूमर के लिए। ब्रांड्स की बात करें, 7 ब्रांड्स हैं जिसमें मामा अर्थ है, प्रोमिनेंट है, इसके अलावा द डर्मा है, ब्लंट है, अयोगा है। ये 7 ब्रांड्स के जरिए कंपनी कारोबार करती है। शेयर खिंचाल की बात करें, लास्ट ईयर के इसके अक्टूबर नवंबर के आसपास की लिस्टिंग है और सुस्त लिस्टिंग हमने देखी थी मामा अर्थ की होते हुए, लेकिन उसके बाद अच्छी रफ्तार शेयर ने पकड़ी। हालांकि महीने भर की बात करें तो 12-13% के आसपास रिटर्न है। इस साल की बात करें 22-23% शेयर चला है। आईपीओ भाव से करीब करीब 60% के आसपास के रिटर्न निवेशकों को दिए हैं कंपनी ने कमाकर। और इसके अगर ऑल टाइम लो से बात करें तो वहां से शेयर करीब करीब डबल होकर कारोबार कर रहा है और आज बेहतरीन तेजी का सत्र है होनासा कंज्यूमर के लिए। क्या करेंगे अभिषेक आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए और तमाम बातों को बहुत स्पष्ट तौर पर रखने के लिए। चलिए लगे हाथ राय भी ले लेते हैं। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा, होनासा कंज्यूमर पे राय दीजिए और इसके साथ ही हमने थोड़ी देर पहले एनआईटी की तेजी की भी बात की थी। इन दोनों स्टॉक पे राय दीजिए, लेकिन पहले होनासा कंज्यूमर पे। जी। तो होनासा कंज्यूमर का जो शॉर्ट टर्म प्राइस स्ट्रक्चर है, मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। आप देखिए आज जो है एक 500 के स्तर के ऊपर फिलहाल ब्रेकआउट तो बन पा रहा है स्टॉक का, बस कल कंटिन्यू करेगा कि नहीं ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। तो जिनके पास है ऑलरेडी उनको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 480 पे लाना है और अगर कल से मोमेंटम जारी रहता है या 500 के नीचे नहीं आता है स्टॉक, तो जल्दी आपको 560 से 570 के टारगेट बनते हुए दिखेंगे। तो बाय कीजिए, जिनको नई खरीदारी करनी है, थोड़ा सा डिप 505 510 के आसपास सही एंट्री बनेगा, बाइंग का व्यू रहेगा। और एनआईटी की अगर बात करें तो एनआईटी लिमिटेड में तो आज एनआईटी लिमिटेड 153 का रेट है। इसी की बात करें ना प्रशांत जी? जी जी। तो ऑलरेडी गैप अप में काफी मेजॉरिटी गेन्स हो चुका है स्टॉक में और एक अहम रेजिस्टेंस के आसपास आता हुआ लग रहा है स्टॉक, जो करीबन है 155 160 के आसपास। तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करने की तो राय नहीं रखूंगा, पर जिनके पास है उनको अभी स्टॉप लॉस 149 पे ट्रेल कर लेना है और कल अगर 160 के आसपास मिले तो वहां पे एक बार अपना मुनाफा बांध लेना है। सारे सेक्टर्स की हमने चर्चा की और एक सेक्टर पर नजर डालते हैं, आईटी सेक्टर। यहाँ पर आईटी शेयरों में आज अच्छी खासी तेजी दिखी है। इसके पीछे की वजह क्या है और कौन से ट्रिगर्स है, ये बताने के लिए अब मेरे साथ मेरी सहयोगी अनीशा जैन जुड़ चुकी है। अनीशा, बताएं कौन से स्टॉक्स में एक्शन है और उसके पीछे की वजह क्या है? जी, आईटी स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है आज। सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि हमने देखा था यूएस मार्केट में फ्राइडे में काफ़ी तेज़ी थी। नैस्डैक का 1.5% ऊपर था, डाउ जोन्स 450 पॉइंट्स राइज किया था। तो उसके चलते हमने देखा है कि आईटी स्टॉक्स में थोड़ा लाइक टू लाइक बिहेवियर आता है, इसके चलते हम थोड़ी तेज़ी देख रहे हैं। सेकेंडली, जो रेट कट एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी बढ़ गए हैं आफ्टर जे पॉवल कमेंट्री एट द जैक्सन होल सिंपोजियम। तो लोग ये मान के चल रहे हैं सितंबर में रेट कट आ जाएगा। और जो हमने देखा है ग्रोथ कंपनीज है उनका जो डीसीएफ वैल्यूएशन कहते हैं हम, उस पर इम्पैक्ट आता है जब रेट कट्स होती है, तो उसके चलते भी एक थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है आईटी स्टॉक्स को। थर्डली, क्योंकि ये जो रेट कट साइकिल यूएस में शुरुआत हो जाएगी, उसके चलते स्पेंडिंग आईटी कंपनीज की यूएस में बेहतर हो जाएगी, यही अनुमान मान के चल रहे हैं। लास्ट 1-2 साल से हमने देखा था कि जो क्लाइंट स्पेंस है वो थोड़े सॉफ्ट थे, इसके चलते आईटी कंपनीज का जो ग्रोथ रेट था थोड़ा म्यूटेड था। बट अब जब यूएस इलेक्शन का वर्डिक्ट आ जाएगा, रेट साइकिल टर्न हो जाएगा, शायद वो अनसर्टनिटीज़ ख़त्म हो जाएंगे एंड सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, यही लोग अनुमान मान के चल रहे हैं। आईटी सेक्टर एनालिस्ट का भी यही कहना है कि शायद जो वर्स्ट था वो ओवर है सेक्टर के लिए। हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड्स नहीं आए थे इस क्वार्टर के बाद। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने अपना गाइडेंस मेंटेन किया था या फिर थोड़ा बढ़ाया था। जो कमेंट्री थी वो थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक थी। तो वो सब फैक्टर्स साथ में आके थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं आईटी स्टॉक्स को एंड आज भी हम देख रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा तेजी इस सेक्टर पे दिखी है। निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पहली तिमाही के बाद काफी शानदार रही है। इस पर एक टेक्निकल राय ले लेते हैं। प्रदीप, आपसे पूछना चाहूंगी, निफ्टी आईटी इंडेक्स पर ही अपनी राय बताएं और इसी के साथ अगर इंडिविजुअल स्टॉक पिक्स हो आईटी सेक्टर से तो उस पर भी अपनी नजर डालें। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स हमारा वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड इंडेक्स है ऑन द लॉन्ग साइड। इसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है। अगर हम इसके जनवरी 2022 और इसके फरवरी 2024 के टॉप्स को कनेक्ट करते हैं तो उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसने जुलाई में कंफर्म किया था, जब ये
38,500 600 के ऊपर निकला। और इस इंडेक्स पे हमारे जो मेजर टारगेट हैं वो 45,500 और उसके बाद 51,000 है, जो हमारे हिसाब से पहला जो टारगेट है वो करीबन 4 से 5 महीने में, और दूसरा जो टारगेट है वो 1 से सवा साल के अंदर आ सकता है। फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स क्लियरली प्रिफर्ड बेट रहेंगे, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा। मिड कैप स्पेस में एम्फेसिस हमको पसंद है। एम्फेसिस के लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे एक बहुत ही मेजर ब्रेकआउट इसने कंफर्म किया है, तो यहाँ पे इसके जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई हैं 3660 के, जो इसने 2021 में बनाए थे, वो हमको लगता है कि आने वाले करीबन 3 से 4 क्वार्टर में टेस्ट हो सकते हैं। तो एम्फेसिस मिड कैप आईटी के स्पेस में हमारा प्रिफर्ड बेट रहेगा। तो ये है आईटी स्टॉक्स पर नजरिया, और बहुत सारे जो दिग्गज आईटी स्टॉक्स हैं उन पर पॉजिटिव जो व्यू है और बेहतर संकेत वहां से मिलते हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं भेल की।